नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां कश्मीर में तबाही का आलम है। जी हां, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही मची हुई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम में हुए बदलाव के कारण पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। रामबन जिले के बागना इलाके में रविवार को बारिश के बाद बादल फट गया। इस कारण 3 लोगों की मौत हो गई। कई इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगह पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। एक ही रात में इलाके के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों के मकान और दुकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। अचानक बादल फटने के कारण आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इलाके के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर और दुकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि एक ही रात की बारिश ने उन्हें तबाह कर दिया है। एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह ने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है और करीब 100 लोगों को इलाके से बचाया भी गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रामबन इलाके की, जहां 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। बादल फटने से वहाँ पर तबाही का आलम मचा हुआ है। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये उसकी पुष्टि करता है कि किस तरह वहाँ पर कहर बरपा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करेंगे। शेख, आमतौर पर बेहद खुशनुमा और सुंदर दिखने वाला कश्मीर इन दिनों गजब के त्रासदी से गुजर रहा है। ये लेटेस्ट घटना क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। रेस्क्यू ऑपरेशन क्या फिलहाल अभी भी चालू है? पूरी स्टेटस हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दूं कि एडवाइजरी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी दी है कि 17, 18 और 19 के दिन जबरदस्त बारिश होगी और उसके बाद जो प्रेडिक्शन है वो कंफर्म है कि 3 दिन लगातार जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बारिश के साथ साथ चालाबारी भी हुई। और आपको मैं बताता चलूं कि जो जम्मू कश्मीर जो नेशनल हाईवे है रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया आता है, वहां पे बादल फटने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक 19 साल बच्चा भी मौजूद है और उसके बाद वहां पे जो गाड़ी फंसी हुई है वो भी मलबे के नीचे अभी भी है और नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर कनेक्टर जो रोड है वो बिल्कुल अभी बंद है। हजारों की तादाद में गाड़ी इस वक्त इस मलबे के नीचे है और हजारों की तादाद में लोग जो टूरिस्ट उस रोड में फंसे हैं। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उनको निकाला गया है। ताहम इसमें अभी जब ये खबर है कि 3 लोगों की मौत हो गई और कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। शेख, कई इमारतें और दुकान हम तस्वीरों में देख रहे हैं बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी होने वाला है। अभी तक क्या जितनी भी सिचुएशन, जो भी लोग फंसे हुए थे, सबको निकाल लिया गया है और कोई जान माल जिसका नुकसान हुआ है उसका कुछ अंदाजा? बिल्कुल, कल ही हमने यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है जावेद अहमद डार, उनसे हमने बात की है। उन्होंने ये बताया कि जो 3 लोग इसमें मारे गए, बाकी को हमने रेस्क्यू कर दिया है और अभी भी वहाँ पे रुक रुक की बारिश हो रही है। फिलहाल वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और जमीन धंस गई है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे आगे अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। बट SDRF जम्मू एंड कश्मीर पुलिस आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके वहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको सेफ निकाला गया है। अब जितनी भी गाड़ी इस मलबे के नीचे है, अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शेख, जिनके आशियाने टूटे हैं, जो लोग घायल हैं या जो लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके लिए कहीं रहने की कोई शेल्टर, कोई आवास सुविधा मुहैया कराई गई है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, ऑलरेडी एडवाइजरी दी गई है। जितने भी लोग बिल्कुल जब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एडवाइजरी दी है कि आप पहले से अपने घर को खाली करें और जितने भी घर इसके नीचे जद में आ गए हैं, फिलहाल उनको वहाँ पे जितने भी, चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत घर हो या और भी जो टेंट वेंट लगाया है, उनको फिलहाल वहाँ पे रख दिया गया है। और यहाँ पे भी आज जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जितने भी स्कूल्स और कॉलेज हैं उनको फिलहाल आज दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और अब सबसे जरूरी सवाल शेख, मौसम कैसा है अभी? बस मौसम आज हल्का सा धूप निकला है, थोड़ी राहत की सांस ली यहाँ के लोगों ने, क्योंकि लगातार जिस तरह हमने देखा है कि 5-6 दिन लगातार जबरदस्त बारिश के साथ साथ चालाबारी भी हुई। और आपको मैं बताते चलो, जो कश्मीर है ये बिल्कुल हॉर्टिकल्चर पे
मुबता है और यहाँ पे जबरदस्त नुकसान हुआ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, क्योंकि फ्रूट पूरा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे जबरदस्त लोगों में इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता शेख दाऊद बता रहे थे वहाँ की ज़मीनी हकीकत और जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं किस दौर से गुजरा है जम्मू कश्मीर, खासकर रामबन का वह इलाका जहां त्रासदी बिल्कुल कहर बनकर टूटी है। और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर डैमेज हुआ है और इसके साथ ही 3 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि जो भी घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इसके साथ ही कुछ लोग जिनके आशियाने टूट गए हैं उनको टेंट वगैरह में रखने की भी व्यवस्था की गई है। और इस बीच अगली बड़ी खबर जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विधायक हजारी लाल दांगी के पोते अजय दांगी के आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवयुगल को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी और उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के कौशल विकास और रोजगार विभाग गौतम टेटवाल सहित कई मंत्री भी वहां पर उपस्थित रहे। तो यह खबर हम आपको राजगढ़ से बता रहे हैं जहां आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। अजय दांगी के आशीर्वाद समारोह में वह सम्मिलित हुए। सीएम मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और एमएलए हजारी लाल दांगी के पोते हैं अजय दांगी और उनको भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है। इस दौरान नवयुगल को उन्होंने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी, गुलदस्ता भेंट किया। अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे जिनमें प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के कौशल विकास और रोजगार विभाग मंत्री गौतम टेटवाल भी उपस्थित रहे। इस बीच अगली बड़ी खबर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण उन्होंने 4 लेन मार्ग का किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का बहरामपुर रेगुलेटर नंबर 1 के समीप स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस 4 लेन से बाढ़ बचाव के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 लेन के ड्राइंग मैप का अवलोकन कर प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके पूरब में रामगढ़ ताल, उत्तर की तरफ चिलुआ ताल, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी और पश्चिमोत्तर में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतनी बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान दूसरे दिन भी आम लोगों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया है। इस जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद भी किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान एक महिला ने अपने परिजन के इलाज में आर्थिक दृष्टि से लाचार होने की बात कही तो मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला के परिजन को हॉस्पिटल ले जाएं, भर्ती कराकर समुचित इलाज कराने की व्यवस्था की जाए
और आगे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर दिक्कत न हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाए। उस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य में हिंदी भाषा को थोपे जाने संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि मराठी भाषा अनिवार्य बनी रहेगी। विपक्षी दलों, खासकर शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने की मंजूरी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर घमासान मचा हुआ है। पुणे में भंडारकर शोध संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि यह कहना गलत है कि हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य रहेगी, इसके अलावा कोई अन्य अनिवार्यता नहीं होगी। स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की सरकार की मंजूरी पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मराठी भाषा अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, लगातार महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी के विवाद के बीच अब एक नया मामला, क्या एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, और जिस तरह से अब 3 भाषा को अनिवार्य करने की बात होती चली जा रही है, इसके बारे में बता दीजिए। और जो देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्टीकरण दिया है उससे क्या मैसेज जाएगा, इसके बारे में भी बता दीजिए। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर शिक्षा में 1 से लेकर 5 तक क्लासों में हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसको लेकर लगातार विवाद हुआ था एमएनएस के द्वारा, और वहीं कांग्रेस और कई राजनेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया था। एमएनएस की तरफ से पूरा इसका विरोध करते हुए मांग की गई थी कि जो गाइडलाइंस जो जारी की गई है उससे रद्द किया जाए। हालांकि इस मांग को लेकर कल सीएम का जो जवाब आया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी भाषा थोपा नहीं जा रहा है, हालांकि एक ऑप्शन में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मनसे के आंदोलन को लेकर ही ये चर्चा की जा रही है। और वहीं सीएम का ये भी कहना था कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हालांकि इसको थोपने की बात जो है वो कहना गलत है, हालांकि इसमें ऑप्शन में रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से जो विरोध किया जा रहा है, इस पे कहीं जो सीएम का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं इसमें जो विरोधी पक्ष है वो इस पर देखना कि इनका क्या रिएक्शन आता है अभी। तो क्या ये जो नए पाठ्यक्रम की बात हो रही है सरबजीत, इसमें अब कोई बदलाव संभव है? क्योंकि भले ही मराठी अनिवार्य है, लेकिन उसके हिसाब से जो अन्य भाषाएं हैं, एक जो भाषा है हिंदी भी तो पढ़ना ही होगा ना बच्चों को, तो वो भी तो एक तरह से अनिवार्य ही हो गया। जी, जिस तरह से अनिवार्य किया गया था महाराष्ट्र में, जिस तरह मराठी जो है अनिवार्य किया गया था, जिसके बाद हिंदी का भी जो है भाषा पढ़ाने की बात कही गई थी, अब उसे ऑप्शन में रखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड में हाल में ही संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी हुई, जहां खेलों में डोपिंग का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। उत्तराखंड में हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 11 खिलाड़ी डोप टेस्ट में फंस चुके हैं। डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों में ज्यादातर पदक विजेता हैं। इनमें से सर्वाधिक 6 खिलाड़ी पंजाब से हैं। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी यानी नाडा ने प्रतिबंधित शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन के लिए 11 में से 8 खिलाड़ियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल में डोप में फंसे हैं खिलाड़ी। कुल 11 इनकी संख्या बताई जा रही है और इनमें से भी 6 पंजाब के खिलाड़ी हैं। इनमें नामी बास्केटबॉल खिलाड़ी पंजाब के अमृतपाल सिंह भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान की प्रतिष्ठित लीग में खेल चुके अमृतपाल दूसरी बार डोप में फंसे हैं। अमृतपाल ने इन खेलों में पंजाब के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अगर वह बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो उन पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लग सकता है। वह इससे पहले 2020 में डोप पॉजिटिव पाए गए थे। इसके साथ ही वुशु खिलाड़ी नीरज जोशी और राहुल तोमर के नमूनों में 1 से अधिक दवाओं का मिश्रण पाया गया है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में डोप टेस्ट में 11 खिलाड़ी फंस चुके हैं। इनमें से 6 पंजाब के हैं और अभी 8 पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया गया है। इनमें मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह भी शामिल हैं। वुशु खिलाड़ी नीरज जोशी और राहुल तोमर का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। और जो 11 संख्या बताई जा रही है खिलाड़ियों की, उनमें ज़्यादातर हालिया संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, जो गौरव का पल उत्तराखंड में महसूस किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेल के समय, अब देखिए उसके बाद यह बेहद शर्मिंदगी भरा पल भी आया है जब डोप टेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में पदक विजेता पकड़े गए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, सबसे पहले जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल की। वो राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बना और जिस राष्ट्रीय खेल ने एक उत्तराखंड की अलग पहचान बनाई। आज उत्तराखंड कुछ खिलाड़ियों के कारण, चंद खिलाड़ियों के कारण, एक खिलाड़ियों के ये शर्मसार वाली बात है कि डोप टेस्ट में जो 11 खिलाड़ी पकड़े गए हैं और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक वो देवभूमि था और देवभूमि वो शांत माहौल माना जाता है, बहुत अच्छा माहौल माना जाता है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के नाम से है। आज ये स्थिति हुई है और ये शर्म एक उन खिलाड़ियों के लिए शर्म की बात है और राज्य को भी इन्होंने शर्मसार किया कि जिन खिलाड़ियों ने इस तरीके के हरकत करी और जिनके उन्होंने अपना भविष्य तो खराब कराई, लेकिन साथ में उत्तराखंड की छवि, देवभूमि की छवि भी खराब करी। और इस स्थिति को देखते हुए अब जो है सभी अधिकारियों से लेकर और सभी जो खिलाड़ी, अन्य खिलाड़ी थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। उन अधिकारियों में कि इस तरीके के खिलाड़ी उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में ये स्थिति, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है और उत्तराखंड के लिए भी शर्मनाक बात है। उन खिलाड़ियों के लिए तो है ही, लेकिन वो एक उत्तराखंड के लिए भी ये शर्मनाक बात है। 11 खिलाड़ी कम नहीं, 11 खिलाड़ी जो इस तरीके के उसमें डोप टेस्ट में पकड़े गए, तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। सतीश, ठीक ठाक वक्त हो गया है राष्ट्रीय खेलों के समापन का, ऐसे में काफी वक्त के बाद यह रिजल्ट भी आया है और ऐसे में अब आगे का भविष्य भी क्या होगा इन खिलाड़ियों का? देखिए, इन खिलाड़ियों का आगे का भविष्य तो बिल्कुल खराब हो गया इन खिलाड़ियों को, क्योंकि जो तरीके के मामलों में पकड़े जाते हैं उन खिलाड़ियों का भविष्य तो खराब होता ही है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी वाले खिलाड़ी हैं या आने वाले जो खेल हैं उनका भी जो है बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाता है। क्योंकि प्रदेश का जब नाम खराब हो जाता है ऐसे खिलाड़ियों के कारण, तो अन्य खिलाड़ियों को भी आघात पहुंचता है, अन्य खिलाड़ियों को भी चोट लगती है। क्योंकि लगभग 3 महीने बीतने के बाद ये मामला सामने आया है, तो उन खिलाड़ियों पे क्या बीत रही होगी जो आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर महोबा से आ रही है, जहां बुंदेलखंड के महोबा जिले में सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में यात्रियों से भरा तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे स्थित एक नाले में जाकर टकरा गया। उसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हाईवे किनारे स्थित झाड़ियों में भी आग फैल गई। आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मी भी पहुंचे, स्थानीय पुलिस भी पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग की चपेट में आकर वहां पर खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में वाहन चालक सहित 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है और फिलहाल अभी घायलों का उपचार चल रहा है। उस बीच अगली बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से, जहां एक 3 व्हीलर में आग लगने की सूचना मिल रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक CNG 3 व्हीलर आग का गोला सा बन गई है। रविवार की रात कोखराज थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। यह तस्वीरें कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के तिलैया टिकुर चौराहे की है, जहां रविवार रात करीब 11:15 बजे एक CNG 3 व्हीलर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 1 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थीं। आग लगने से 3 व्हीलर पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में
कोई हताहत नहीं हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।